everyone. So we're discussing about the types of breast carcinoma, जिसमें हम गए थे carcinoma in situ, जिसमें हमने ductal carcinoma in situ स्टार्ट किया हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है पेगेट्स डिजीज. ठीक है, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, आखिरी चीज. इससे पहले हम सारा कुछ ductal carcinoma in situ का पढ़ चुके हैं. और अब हमारे पास जो पढ़ने के लिए रह गई थी, मैंने कहा था कि इसकी मॉर्फोलॉजिकल जो पैटर्न होते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू के, उसमें कोम्यूडो टाइप था हैविंग हाई न्यूक्लियर ग्रेड. उसके साथ इसमें हमारे पास ब्रांचिंग कैल्सिफिकेशंस थी और सेंट्रल नेक्रोसिस था. नॉन कोम्यूडो में ये कुछ नहीं होता, लेकिन क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न होता है जिसमें कुकी कटर टाइप शेप आती है और माइक्रोपेपिलरी में छोटे छोटे पेपिले होते हैं. और तीसरा जो पैटर्न है इसका वो पेगेट्स डिजीज है, जिसको हम पेगेट्स डिजीज ऑफ निपल या पेगेट्स डिजीज ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं. दोनों एक ही बात होती है. आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं एसईक्यू में वो पेगेट्स डिजीज ऑफ निपल की एक्सप्लेनेशन मांगते हैं. ठीक है, सो क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको हम अब स्टार्ट करते हैं. तो पेगेट्स डिजीज क्या है बेसिकली, अगर आपके पास यही डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू ही है, उसका एक पैटर्न इस तरह से डेवलप हुआ है कि हमारे पास यही आपका डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू में क्या था कि डक्ट्स और लोब्यूल्स के एपिथेलियम में कैंसर की प्रोलिफरेशन और कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे. और हमारे पास डक्ट्स और लोब्यूल्स को उन्होंने सारों को एक डक्टल पैटर्न बना दिया, मतलब सारा कुछ ऐसे तंग तंग कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा है. उसके साथ जो पेगेट्स डिजीज में स्पेशल बात है, क्योंकि सेल की टाइप के हिसाब से हमने डिवाइड किया था ना, कोम्यूडो, नॉन कोम्यूडो और तीसरी पेगेट्स डिजीज को, तो जो इसमें सेल टाइप होंगे जो उन्हें हम कहते हैं स्पेशल सेल्स को पेगेट सेल्स. और पेगेट सेल्स का क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं कि उनका एम्प्टी साइटोप्लाज्म होता है, उसे हम कहते हैं कि इट हैज़ हॉलो साइटोप्लाज्म. हेलो होता है सारे सेल में, और एक साइड पे पुश्ड हुआ हुआ न्यूक्लियस होता है जिसको कहते हैं एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस, यानी एक साइड पे पुश हुआ है. और न्यूक्लियस इज हाइपरक्रोमेटिक, यानी उसमें क्रोमेटिन मटेरियल बहुत ज्यादा है एंड मल्टीपल अदर पार्टिकल्स इन द साइड में. तो हमारे पास देयर इज अ हेलो इन द सेल, एक्सेंट्रिक यानी वन साइडेड पुश्ड न्यूक्लियस है और उसमें हाइपरक्रोमेजिया है, बहुत ज़्यादा क्रोमेटिन मटेरियल की प्रोलिफरेशन है. तो ऐसे जो सेल्स होते हैं डक्टल कार्सिनोमा में, अगर हमारे पास जो कार्सिनोमा आपके एपिथेलियम में डेवलप कर रहा है जो ज़्यादा एडिनो कार्सिनोमा टाइप है, उसमें जो सेल्स बन रहे हैं अगर वो इस किस्म के होंगे तब उसको हम कहते हैं पेगेट्स डिजीज. ठीक है, इन टिपिकल सेल्स को पेगेट सेल्स कहते हैं जिसके ये फीचर्स होते हैं. अच्छा, फिर इसमें और क्या खास बात है, इसमें मजीद खास बात ये है कि ये वाले जो सेल्स हैं जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं वो आपकी पहली बात है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं करेंगे क्योंकि ये डक्टल कार्सिनोमा की टाइप है. ठीक है, तो सॉरी कार्सिनोमा इन सीटू की टाइप है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड तो इनने नहीं करना, रहना अंदर अंदर ही है. लेकिन एडिनो कार्सिनोमा है ना, ये तो सिक्रीशंस तो प्रोड्यूस करेगा. तो जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास लेक्टिफेरस साइनसेस होते हैं ना ब्रेस्ट में नॉर्मल, मतलब ये जो डक्ट्स हैं जिनको हम लेक्टिफेरस साइनसेस भी कहते हैं, इसमें जितनी जगह रह जाती है वो सिक्रीशंस यहाँ से गुजर गुजर के जाती हैं और निपल तक पहुंच जाती हैं और फिर निपल से एक्सक्रीट आउट होती हैं. अजीब किस्म की फ्लूइडी सी सिक्रीशंस होती है, कभी कभार साथ ब्लड भी शामिल हो सकता है. तो बाकी कैंसर्स में ऐसा नहीं हो रहा था लेकिन इसमें ऐसा होता है. ठीक है, और आपकी बाहर से निपल की कैसी पोजीशन होती है, जो आपका निपल होता है ब्रेस्ट का, उसमें बिल्कुल रेडनेस आ जाती है, शदीद इचिंग होती है, हो सकता है थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो, और अल्सरेटेड सा अपेयर होता है, लाइक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता. तो शुरू में अगर आप किसी ले मैन से पूछ रहे हैं या फिर आप किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास रहेंगे तो वो उसको नॉर्मल एक्जिमा समझते हैं कि जैसे एक स्किन एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, एक्जिमा होता है तो वो उसको वो समझ लेते हैं. लेकिन आपने कभी भी उसको लाइट नहीं लेना होता, बिकॉज एक्जिमा में और पेगेट्स डिजीज में डिफरेंस है. पहली बात तो ये अगर आपको सिंपल एक्जिमा है ना तो कभी भी आपकी स्किन अल्सरेटेड और ब्लीड बहुत ज़्यादा नहीं करेगी. सिंपल एक्जिमा में आपको इचिंग ज़रूर हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा खारिश होगी, लेकिन आपकी स्किन अल्सरेटेड नहीं होगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी. इस केस में जो पेगेट्स डिजीज होती है, स्किन शदीद एरियोला की और निपल की जो स्किन है ब्राउन वाली वो शदीद रेड हो जाती है, थोड़ी बहुत अल्सरेटेड होती है, ब्लीडिंग होती है, बहुत अजीब पिक्चर होती है. और उसको जब फील करो ना जोर से तो उसके पीछे 90% केसेस में हमें पैल्पेबल मैस मिल जाती है, जिसका मतलब कंफर्म हो जाता है कि दिस इज अ टाइप ऑफ डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू यानी पेगेट्स डिजीज. ठीक है, तो दिस इज योर पेगेट्स डिजीज. फिर इसमें हमने क्या मैंने बता दिया कि डेफिनेशन है, सिक्रीशंस आती हैं इसमें एंड देयर इज अ पैल्पेबल मैस. तो इसके कॉजेज क्या होते हैं पेगेट्स डिजीज के, जो जनरल हर ट्यूमर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के कॉजेज हो सकते हैं कि अल्कोहल है, ओल्ड एज है, ईस्ट्रोजन थेरेपी है, स्मोकिंग और जो मैंने आपको बताए थे रिस्क फैक्टर्स. ठीक है, फिर अगली बात क्या है कि हम इसको ओवरऑल इसको भी और बाकी कैंसर ऑफ डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू की टाइप्स को भी ट्रीट कैसे करते हैं. तो ट्रीटमेंट में वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर रेडियोथेरेपी, रेडिएशन दे सकते हैं या मेडिसिन दे सकते हैं, कीमोथेरेपी.
तो मेनली डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू खास तौर पे अगर होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये बजाय, क्योंकि ये सेल्स मैलिग्नेंसी का पोटेंशियल रखते हैं, तो इससे पहले कि ये इन्वेसिव हो जाए इसको रिमूव कर दिया जाए। तो मेस्टेक्टमी यानी ब्रेस्ट का पूरा टिश्यू रिमूव कर देना बहुत अच्छे क्यूरेटिव रेट्स लेके आता है, और उसके बाद हम उसको पोस्ट सर्जिकल थोड़ी सी वो मेडिसिन भी देते हैं, कीमोथेरेपी भी करते हैं, उससे पेशेंट काफ़ी हद तक कवर कर जाती हैं। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मेमोग्राफी जब से की है, स्क्रीनिंग जब से शुरू हुई है, तब से ये पेगेट्स डिजीज का भी और बाकी डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू की रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया, बिकॉज जल्दी ही हमें कैल्सिफिकेशन नज़र आ जाती है। और सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो कि अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो उनमें इन्वेसिव कार्सिनोमा डेवलप हो, वरना 99% अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाते हैं तो क्योर हो जाते हैं। और सबसे अच्छा जो अभी तक रिजल्ट चल रहा है वो मेस्टेक्टमी सा ही चल रहा है, सर्जिकल रिमूवल ही है। कीमोथेरेपी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दूसरे जो ब्रेस्ट है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ चुका होता है, तो कीमोथेरेपी हमने देनी ज़रूर होती है, क्योंकि हम रिमूव तो एक ही ब्रेस्ट को करेंगे ना जिसमें एक्टिव इशू है, और जो दूसरी कॉन्ट्रालैटरल ब्रेस्ट है उसमें हो सकता है, इसलिए हमने कीमोथेरेपी देनी होती है। और रिकरेंस के चांसेस कितने हैं, रिकरेंस डिपेंड करती है कि न्यूक्लियर ग्रेड कैसा था, डिजीज कितनी फैल चुकी थी, इन्वेजन थी या नहीं थी, तो इस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा इन्वेसिव थी तो हो सकता है कि आपकी रिकरेंस भी हो जाए, चांसेस होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। ओके गाइस, नाउ स्टार्टिंग विद द लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। ये उतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह डक्टल कार्सिनोमा ज़्यादा था, ये बहुत थोड़ा सा ही है, बिकॉज हमारे पास इसमें बहुत सारी टाइप्स नहीं है हमारी, ठीक है। सो लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू क्या है कि अगर आपके पास उसी तरह से मैलिग्नेंसी एक डेवलप हो रही है विच इज़ एडिनो कार्सिनोमा की तरह की है, इन सीटू का मतलब है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं किया, तो वो जो सेल्स बन रहे हैं वो डिस्कोहेसिव फैशन में ग्रो करें, यानी सेल्स आपस में जुड़ नहीं रहे। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास एक सेल होता है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, उससे जुड़ा हुआ है, अगले से जुड़ा हुआ है, अगले से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारे पास जो नए सेल्स बन रहे हैं वो डिस्कोहेसिव फैशन है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, कोई रब्त नहीं है आपस में, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उनका, तो ये वाला जो पैटर्न होता है ना, ये होता है लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू में, ठीक है। लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने कहा था ना कि डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू में भी डक्ट्स और लोब्यूल्स इन्वॉल्व दोनों थे, लेकिन उसमें जो डक्ट्स थी वो भी ऐसे पतली पतली हो गई थी, और सॉरी लोब्यूल्स जो थे वो भी पतले हो गए थे और सारा डक्टल अपीयरेंस आ रहा था। लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू में ऐसा नहीं होता, इन्वॉल्व इसमें भी डक्ट्स भी हैं, लोब्यूल्स भी हैं, लेकिन जो नए सेल्स बन रहे हैं वो बेशक ऐसे लोब्यूल्स के अंदर इसको इतना ज्यादा फिल कर देते हैं कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन में देखूं, अगर नॉर्मल अपीयरेंस ऐसी आती है, ठीक है, अगर एक क्रॉस सेक्शन है एक डक्ट का और नॉर्मली वो ऐसी होगी, एपिथेलियम ने लाइन किया हुआ है, तो लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू में उसमें इतने सारे एक्स्ट्रा सेल्स आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी ल्यूमेन रहता है, लोब्यूल का भी लोब्यूलर पैटर्न रहता है, वो उसी तरह रहता है जैसे पहले था, तो उसको हम कहते हैं लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। डक्टल में सब कुछ डक्ट्स जैसा पतला पतला हो जाता है, लोबुलर में बेशक सेल्स आते हैं लेकिन पैटर्न लोब्यूल का अपना थोड़ा बहुत मेंटेन रहता है कि हमें पता चल जाता है कि यार दिस इज अ लोब्यूल, ठीक है। और इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू में सेल्स आर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर, कोहेजन नहीं है, डिस्कोहेसिव मैनर है, और वो क्यों है, बिकॉज ऑफ एक्वायर्ड म्यूटेशन थी सपोज TP53 में, या किसी भी ट्यूमर सप्रेसर जीन में, या किसी ऐसे जीन में जिसने ई कैडहेरिन को प्रोड्यूस करना था, ठीक है। ई कैडहेरिन हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन है जो सेल्स को आपस में एडहेर भी करती है, सेल्स को आपस में जोड़ती है, और दूसरा ट्यूमर को भी सप्रेस करती है। तो ये हमारे पास इस प्रोटीन के दो काम थे, इट इज अ ट्यूमर सप्रेसर, और हमारे पास इट इज ऑल्सो अ कोहेसिव प्रोटीन जो सेल्स को आपस में जोड़ती है। ई कैडहेरिन की इस लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू में ई कैडहेरिन की डिक्रीज्ड फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, एक्वायर्ड म्यूटेशन होगी जो इसके इनकोडिंग जीन्स हैं उनमें, TP53 में भी हो सकती है, उसकी वजह से जितने सेल्स नए बनते हैं वो सारे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मेमोग्राफी का ना लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू में कोई रोल नहीं है, बिकॉज ना तो इसमें कोई डेंसिटी बन रही है ना कैल्सिफिकेशन बन रही है। अब डेंसिटी ना बने वो तो समझ आता है क्योंकि स्ट्रोमा का कोई रोल नहीं है, तो कैल्सिफिकेशन क्यों नहीं बन रही, हालांकि इट इज अ टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा, उसकी रीजन ये है कि इसमें सिक्रीशंस जो पूरे नए सेल्स बन रहे हैं वो उतनी एक्टिवली सिक्रीशंस प्रोड्यूस नहीं करते जितनी एक्टिवली लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू में कर रहे थे। इसमें और कोई रीजन नहीं है ये भी एडिनोकार्सिनोमा की एक टाइप, लेकिन इसमें उतनी एक्टिव सिक्रीशंस ना होने की वजह से कैल्सिफिकेशंस नहीं नजर आती मेमोग्राफी पे। तो मेमोग्राफी पे अगर हमें डेंसिटी और कैल्सिफिकेशन ना मिले तो हम अर्ली स्टेज पे इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग का लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू की डिटेक्शन में कोई खास रोल नहीं है। ई कैडहेरिन मैंने आपको बताया कि कोहेजन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसको जो जीन एनकोड करता है CDH1 उसकी म्यूटेशन की वजह से
ट्यूमर भी ओवरग्रो कर जाते हैं और सेल्स भी आपस में नहीं जुड़ते। मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर इसकी ना बड़ी डिफरेंट सी होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो नए सेल्स हैं वो ओवल से राउंड सेल्स हैं जिनका नॉर्मल न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस भी है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा एटिपिया नहीं है। लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नजर आती है वो कोई भी सेल आपस में आपको जुड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, सेल्स आपको इस तरह से बिखरे हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो डिस्क कोहेसिव फैशन में स्कैटर्ड सेल्स नजर आएंगे। और अगर आप म्यूसिन से स्टेन करते हैं, हमारे पास एक डिफरेंट स्टेन होता है, तो उसमें आपको सिग्नेट रिंग टाइप सेल्स नजर आते हैं। सिग्नेट रिंग का मतलब होता है ऐसे रिंग होगा आपको जिसकी एक साइड पे थिकनिंग सी होगी, जैसे आपकी अंगूठी होती है ना, वो आपकी इसेंट्रिक न्यूक्लियस की थिकनिंग होती है बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ पेगेट सेल। तो इसमें आपको दूसरी बात ये कि एक तो फैले हुए सेल्स नजर आते हैं, दूसरे इसमें आपको पेगेटॉइड सेल्स हम कहते हैं नजर आते हैं। पेगेटॉइड सेल्स का मतलब है कि सेल्स विद अ नॉर्मल राउंडेड बॉर्डर एंड इसेंट्रिक यानी वन साइडेड पुश्ड न्यूक्लियस। तो इस तरह के सेल्स भी आपको नजर आएंगे। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि कैल्सिफिकेशन वगैरह कोई खास नहीं होती। ये भी आपका ER पॉजिटिव ट्यूमर है जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को बहुत ज्यादा करते हैं एंड HER2 को नहीं प्रोड्यूस करता, सेम जैसे डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू में था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अक्रेंस इसकी फीमेल में इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि ये मेमोग्राफी से जल्दी डिटेक्ट नहीं होता। तो 25 से 30% केसेस जो डिटेक्ट होते हैं वो इन्वेसिव कार्सिनोमा लोबुलार का बन चुका होता है, लोबुलार इन्वेसिव कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। हालांकि जो दूसरे थे हमारे पास वो सिर्फ 1% इन्वेसिव होते थे, बाकी सारे हम जल्दी डिटेक्ट कर लेते थे बिकॉज ऑफ मेमोग्राफी। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस वजह से। ट्रीटमेंट हमने क्या देनी है उसी तरह से कि या तो मेस्टेक्टमी कर देंगे, रिमूव कर देंगे ब्रेस्ट को, या फिर अगर बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो टेमोक्सीफेन जो हमारी एंटी कैंसर ड्रग है पहले वो देंगे, फिर मेस्टेक्टमी करेंगे और बाद में भी फॉलोअप से हम इसको चेक करते रहेंगे और कीमोथेरेपी देते रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अभी तक कोई मसला हुआ है कि नास नहीं, बस अब आपकी 2 वीडियोज़ रहेगी, एक इन्वेसिव कार्सिनोमा की, एक स्ट्रोमल लीजन्स की, फिर यू आर डन। थैंक यू।